पहले ही बड़ी खींच दिखाई दे रही है ट्रंप की बातों में। देखा होगा आपने नेटो को किस तरीके से उन्होंने बुरा भला कहा, कायर कह दिया हमें जरूरत नहीं है। ये खींचता कब है कोई? खींचता तब है कोई जब उसके पकड़ में चीजें नहीं आ रही होती हैं, उसने जैसा सोचा हुआ होता है वैसा उसका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता। और दूसरा, ईरान सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहा है। ईरान ने कहा था कि अभी हमने वो हथियार नहीं निकाले हैं जो हमने अभी अभी बनाए, अभी तो पुराने हथियार निकाले हैं। और एक ऐसा हथियार निकाल दिया गया, तरकश से ऐसा तीर निकल गया जिसने अमेरिका को भौचक्का कर दिया है। तो अभी इस तरीके के कितने सरप्राइजेस बाकी हैं और आगे होने क्या वाला है, हर कोई यही सोचने में लगा हुआ है। क्योंकि यह युद्ध केवल उन देशों तक सीमित बिल्कुल नहीं है जो युद्ध में सीधे सीधे शामिल हैं। दुनिया के हर कोने पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है, हर किसी की जेब पर, हर किसी की जिंदगी पर। इसीलिए आज आपके सामने जो खबरें रखने वाला हूं उनका विश्लेषण आपको ये बताएगा आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, ईरान के यूएस इजराइल पर हमले तेज, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का आज उन्होंने 71वां फेज शुरू किया। अमेरिकी बेसिस पर इजराइल पर होने वाले हमले, इनका 71वां चरण आज शुरू किया गया ईरान की तरफ से। इजराइल के शहरों को निशाना फिर से बनाया गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर भी अटैक किए गए। अमेरिकी बेसिस पर अटैक, एक के बाद दूसरा अटैक। ये बता रहा है कि अमेरिकी बेसिस को खास तौर से चिन्हित करके ईरान की तरफ से नेस्तो नाबूद करने की कसम खा ली गई है। और इधर अमेरिका क्या कह रहा है कि जिन जगहों पर हमारे बेसिस हैं और वहां से हमको किसी तरह की मदद नहीं मिली, उन जगहों से हम अपने बेसिस हटा लेंगे। इस स्टेटमेंट का मायना क्या है वो भी हमारे साथ जुड़े मेहमान आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आगे आपको ले चलता हूं। ईरान पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के जवाबी हमले भी हुए हैं। देशफुल एयरबेस पर हमला किया गया। यह देशफुल एयरबेस है जहां पर हमला बोला गया है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। वार के लिए पलटवार भी चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही ये दिखाई दे रहा है कि कब तक फुल स्टॉप की तरफ चीजें जा सकती हैं। हमलों के बाद देशफुल एयरबेस पर तबाही दिखाई दी है। यह बहुत बड़ा हमला है। आप देखिए कितने बड़े हिस्से को यहां पर दहला दिया गया है। ऊपर उठता धुआं यह बता रहा है कि जमीन पर कितने बड़े हिस्से पर आग लगी हुई है। और यह है देशफुल एयरबेस। तो अगर 71वां फेज शुरू किया गया ईरान की तरफ से मिसाइलों का, तो दूसरी तरफ से इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर हमले में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देशफुल एयरबेस पर हुआ यह हमला आपके सामने इन तस्वीरों में। अगली खबर, इजराइल का ईरान पर भीषण हमला, उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाकर हमला किया गया। मिसाइलें कहर बरपा साबित हो रही हैं इजराइल के ऊपर और अमेरिकी बेसिस के ऊपर मिडिल ईस्ट में। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां मिसाइल के ठिकाने को निशाना बनाकर बम मारा गया है इजराइल की तरफ से। और ये हमला भी बहुत भीषण हमला है। यहां तस्वीरों में यह बात स्पष्ट भी हो रही है। बमबारी के बाद फैक्ट्री में भारी तबाही दिखाई दे रही है। मिसाइल फैक्ट्री अहवाज क्षेत्र है ये ईरान का, जहां पर ये मिसाइल फैक्ट्री है और यहां इसको निशाना बनाकर आप देख रहे हैं बम मारा गया है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं, बगदाद। अब जरा इराक की तरफ चले आइए। बगदाद में ईरान समर्थित मिलिशिया पर यूएस एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हमला हुआ है। इलाके में तनाव और एस्केलेशन के संकेत मिल रहे हैं। यहां स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। यहां शिया मिलिशिया को टारगेट करके, ये ईरान के प्रॉक्सीज माने जाते हैं और ये माना जाता है कि इनको पूरा समर्थन ईरान की तरफ से मिलता है। और इन्होंने खास तौर से इराक और आसपास इजराइल और अमेरिका के लिए दुश्वारी पैदा की हुई है। इराकी जमीन पर ईरान के समर्थन वाले ये शिया मिलिशिया गुट, उनको निशाना बनाकर ये हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब अगली खबर देखिए, कुवैत में ईरान ने विनाशक हमला किया है। कुवैत में अमेरिकी बेस में एयर स्ट्राइक की गई है। धमाकों में अमेरिकी बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहां कुवैत में भी एक के बाद दूसरा हमला। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है कुवैत भी दहल रहा है। और एक बार फिर आज आप ये देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में सारे के सारे ठिकाने ऐसे जहां से अमेरिका ऑपरेट करता है बार बार दहलाए जा रहे हैं। और उनको यह नसीहत दी जा रही है कि अमेरिका का पिछलग्गू बनना ये महंगा पड़ेगा। ईरान ये मैसेज बहुत क्लियर कट दे रहा है इन हमलों के साथ।
कुवैत में ये धमाका आप देख रहे हैं। आरफजान एयरबेस बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है और इराक में अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर भी भारी बमबारी हुई है। इराक में तमाम बेसेस को निशाना बनाया जा रहा है, कुवैत में निशाना बनाया जा रहा है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अमेरिकी बेसेस यहां पर नहीं चाहिए। और तब जबकि यह समझा जा रहा था कि इन बेसिस की बिना पर अमेरिका बस कुछ ही दिनों में ईरान का खेल खत्म कर देगा, ये अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। अगली खबर देखिए, बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। ईरान समर्थित पीएमएफ पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप है। अमेरिकी फोर्सेस ने एयरपोर्ट के अंदर यूनिट पर मारा छापा, जवानों और अफसरों के मोबाइल जब्त किए गए। ईरानी हमलों के बीच इराक में हालात बिगड़ने के संकेत, ये कहा जा रहा था कि ये पूरे इस इलाके को एक बड़े दिनों तक जारी रहने वाली, कायम रहने वाली समस्या में धकेल देगा। ये एक क्षेत्रीय समस्या बन जाएगी और ये दिखाई दे रहा है। इराक में जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं वो ये बता रहा है कि इस बार जो हालात बन रहे हैं उनका असर केवल ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे मिडिल ईस्ट को ये डिस्टर्ब करेगा और इराक के हालात आपको दिखाई रहे हैं। तो एक तो मसला ये है कि आज अब बस कुछ ही दिनों में आप गिनते रहिए, 1 महीने पूरे हो जाएंगे, 22 दिन हो गए, अब ये पूरा महीना होने को आ रहा है, आगे और कितना जाएगा मालूम नहीं। ट्रंप के कंफ्यूजिंग इशारे भी इस बीच स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, जहां वो ये कहते हैं, जब उनके साथी कहते हैं कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक हम इस युद्ध में शामिल रहेंगे। दूसरी तरफ उनसे कहा जाता, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अब हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, ज्यादातर टारगेट्स हमारे अचीव हो गए हैं। अगर टारगेट्स अचीव हो गए मतलब ये कि अब वो जल्द ही इस नाटक पर पर्दा डालने वाले, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बयान दिए क्यों जा रहे हैं। और आगे ईरान जो सरप्राइजेस दे रहा है, जब ये समझा जाता है कि ईरान बस अपने असलहे के और अपने हौसले के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, तभी ईरान एक ऐसा सरप्राइज देता है जो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा बड़ा कारण होता है अपनी स्ट्रैटेजी को रीओरिएंट करने के लिए। तो अब ये चीजें किधर जा रही हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान आपको ये बताएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ आज की चर्चा में हमको ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद सर। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले सर, आपने भी वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी अमेरिका से हमको ज्वाइन कर रही हैं, और इसके अलावा आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले 71वीं लहर ईरान क्या इतने दिनों तक सस्टेन करेगा? क्या इस तरीके से, इस इंटेंसिटी के साथ सस्टेन करेगा? ये कितनों के लिए हैरानी का सबब है? केवल अमेरिका के लिए या यहां हमारे साथ जो वॉर वेटरन्स हैं उनके लिए भी ये हैरानी का सबब है? जनरल कुलकर्णी। कोई शक नहीं दिनेश जी कि वाकई ईरान ने पूरे विश्व को एक तरीके से असंभव कर दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ईरान, जिसको कहा जाता था कि 3-4 दिन और 2 तकरीबन, मतलब अमेरिका एक महाशक्ति के सामने 3 हफ्ते टिकना काबिल तारीफ। ईरान की दाद देनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया है, जिस प्रकार ईरान लगातार अपने सुधार कर रहा है। 2000 हम करमशेर मिसाइल को लेकर के कहते थे कि इजराइल टारगेट पर है, अब 4000, मतलब कम से कम इस तरह के मतलब कोशिश करना और दियोगो गार्सिया में जाकर के हिट करने की बात करना, मुझे लगता है ईरान के पास अभी भी कोई ऐसे देश हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। नहीं तो ईरान कहाँ इतने सैंक्शंस, इतना सब कुछ होने के बाद पूरी खबर मोसाद अंदर सब कुछ उनके टॉप लीडरशिप मारी जा रही है, इसके बावजूद। सर आप अगर ये बात क्लियर कट कह भी रहे हैं, मुझे याद है जब पोलैंड के ऊपर जाकर एक मिसाइल, कहा जा रहा था कि रशिया की मिसाइल वहां जाके गिर गई है, दूसरी मतलब बाकी की दुनिया से ज्यादा अमेरिका यह साबित करने में लगा हुआ था कि नहीं ये रशियन मिसाइल नहीं है, रशियन मिसाइल नहीं है ये, क्योंकि उसके बाद नेटो के युद्ध में उलझ जाने का खतरा था। अब आप ये इशारा कर रहे हैं, बहुत बड़ा इशारा है कि किसने मदद दी है ईरान को इतनी दूरी तक की मिसाइल बनाने के लिए। लेकिन क्या अमेरिका इस बात को मानेगा? अमेरिका नहीं मानेगा, क्योंकि उसको मालूम है फिर उसको पूछना पड़ेगा क्या कि रशिया से बात करूं या चाइना से सवाल पूछूं, और ये अफोर्ड कर नहीं सकता अमेरिका इस समय। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूं? आपके पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जरा अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस जिसका जिक्र किया जा रहा है, अमेरिका और यूके ये दोनों का ज्वाइंट बेस है डिएगो गार्सिया, यहां पर अटैक हुआ है। हिंद महासागर में अमेरिकी बेस पर दागी गई मिसाइल, ईरान के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल कहां से आई? यह हर किसी को हैरान कर रहा है। जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं मेरे लिए भी ये सख्त हैरानी का सबब है। ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है डिएगो गार्सिया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 2 मिसाइलें दागी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी खबर है, 2 मिसाइलें दागी गई डिएगो गार्सिया को निशाना बनाते हुए 4000 किलोमीटर दूर ईरान से। इतनी दूरी की मिसाइलें ईरान के जखीरे में कब आ गई?
ईरान ने तो इससे पहले कभी दुनिया को यह नहीं बताया था कि उसके पास इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। तो क्या उसके पास कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी रखी हुई है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि उसके पास ऐसी मिसाइल नहीं होगी? ये कहा जा सकता है दमदार तरीके से, या इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता? ये अंदेशा भी बड़ा हो गया है कि हो सकता है इस तरीके की कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हो जो अमेरिका को भी अपनी जद में लेती हो। और क्या ये बात समझने के बाद अमेरिका के हाथ पैर फूल गए होंगे? असल में हम यही समझना चाह रहे हैं और इसीलिए हमने आज ये नाम यहां अगर आप देखेंगे तो इसको ये दिया है जो आप यहां देख रहे हैं, ईरान का 4K वाला अंगारा, 4000 किलोमीटर दूर जाकर अंगारों की बारिश करने वाली मिसाइल 4K अंगारा। ट्रंप का क्या पूरा खेल इस खबर ने है बिगाड़ा? क्या ये जो खबर है ये ट्रंप को, उनके स्ट्रेटेजिस्ट को सारी बातों को रीओरिएंट करने के लिए मजबूर कर देगी, या इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? पूर्णिमा नाथ जी, आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका में क्या हलचल है इस खबर के सामने आने के बाद? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। दिनेश जी, यहाँ पे जो सिचुएशन है ओवरऑल, अभी लिटरली 2 दिन पहले एक पोल आई थी, 100% मागा सपोर्ट इज विथ प्रेसिडेंट ट्रंप। अनफॉर्चुनेटली ये मागा बेस में हम जैसे लोग सेंट्रिस्ट जो है, सेंटर टू राइट, हम नहीं पढ़ते हैं। रिपब्लिकन होने के बावजूद हमें पार्टी से निकालने की धमकियां दिया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो सिचुएशन है अमेरिका में, एक डिवीजन क्रिएट हुआ है रिपब्लिकन पार्टी में, और डेमोक्रेट पार्टी इज गोइंग टू यूज इट टूवर्ड्स द 2026 नवंबर इलेक्शन। ये जो वॉर है, इट्स एब्सोल्युटली अनपॉपुलर वॉर हो चुकी है। इट इज अनप्रोवोक्ड वॉर एंड इट इज ऑल्सो इलीगल वॉर फ्रॉम अमेरिकन साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्टैंड पॉइंट। सो हमारे जैसे लोग जो कॉन्शियस ड्रिवन है, जिनका कन्विक्शन मैटर करता है पावर और पोजिशन और पे के हिसाब से देखने से, हमारे जैसे लोगों के लिए ये वॉर इज गोइंग टू बी ए डेथ सेंटेंस फॉर अमेरिका। इनफैक्ट जो मिलिट्री लीडर्स है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पहले एडवाइज़र रहे, कर्नल डगलस को आप सुन लीजिए, वो उन जैसे लोग भी अभी बोल रहे हैं कि ट्रंप मेड ए मेजर मिस्टेक इन ईरान। अभी ईरान की जो रिटेलिएशन आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? ये बात तो बहुत आगे, ये तो घर की चीजों को सुना अनसुना किया जा सकता है, विरोध को क्वेल किया जा सकता है, लेकिन ये जो मिसाइलें जो सरप्राइज दे रही हैं, उनको ये अभी तक लगा भी नहीं होगा कि 4000 किलोमीटर दूर वाली मिसाइल भी इनके पास में। और ये बात कही गई थी ईरान की तरफ से कि अभी तक जो असल है हम निकाल रहे हैं, ये बहुत पुराने वाले निकाल रहे हैं, नया निकालना बाकी है, मसूद पेजेश्कियान ने कहा था। और एक तरीके से एक नमूना उन्होंने दिखा दिया। तो अब तो डर ये भी होगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी रख के नहीं बैठे हुए हैं ये लोग, और अगर ऐसा बैठा हुआ तो बाकी कहा सुनी तो एक तरफ इस खतरे से कैसे निपटेंगे? अचल मल्होत्रा साहब, आपके पास भी आने वाला हूं, क्योंकि आजकल कुटाई की नीति से ही कूटनीति की बहुत सारी बातें तय होती हैं, तो यहां क्या क्या तय होते हुए आप देख रहे हैं। लेकिन डिएगो गार्सिया में हमले के बाद हड़कंप दिखाई दे रहा है। यूरोप के देशों को ईरानी मिसाइलों का डर, ईरान की रेंज में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान की रेंज में यूरोपीय देश भी आ रहे हैं। और ये तो वो है कि आप 4000 से फीता लगा के जब नाप रहे हैं नक्शे में, तब ये दिखाई दे रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाली बात को खारिज किया जा सकता है क्या आशीष कुमार सिंह, या उसके बाद अब ये खतरा, अंदेशा और ज्यादा बड़ा हो गया कि लगता है वो भी रखे हुए हैं ये? बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है, और ये एक मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर है अमेरिका की तरफ से कि अगर उन्हें ये तक नहीं पता चल पाया आज तक, जो कि वो कई सालों से नजरें गड़ाए हुए थे, उनके न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट कहाँ तक पहुँच गया है, बेसेस कहाँ पर हैं, बंकर्स कहाँ पर है, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज कहाँ पर है, और केवल दुनिया को 2000 किलोमीटर वाली इंफॉर्मेशन थी, वो भी तब जब ईरान ने बताई थी। ICBM जाहिर सी बात है कि वो कंप्लीटली एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाएगा, उसके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन ईरान को कम किसी भी मायने में, चाहे रेंज हो या फिर प्रिसीशन मिसाइल्स हो, इसको कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अब ये जरूर देखिए कि कहीं ना कहीं वो एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनने की तरफ तैयारी तो कर रहा था। और नहीं, तो ये राफेल ग्रॉसी कह रहे हैं, राफेल ग्रॉसी ने ये बात कही है, IAEA ने बात कही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार के युद्ध के बाद आप
ईरान के जो एम्बिशंस हैं न्यूक्लियर को लेकर वो आप खत्म कर देंगे तो आप मुगालते में ये एम्बिशंस कभी खत्म नहीं होने वाले। और मुझे मालूम है कि ये बात भी ट्रंप के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गई होगी, उनको ये बहुत अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि वो तो जून से ऐलान कर रहे हैं कि हमने उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया है। सवाल यह है कि आपने तब नष्ट कर दिया था, तो अब क्या नष्ट करने के लिए आपने युद्ध किया है? अब आप बुशहर में क्यों बम मार रहे हैं? आप नातांज फोर्डो को क्यों निशाना बना रहे हैं? कार्तिकेय काले सर, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरे ये कि अभी तो ये सोचने में बाद में दिमाग लगेगा कि कौन मदद दे रहा है मिसाइलें बनाने में। अभी तो दिमाग इसमें लगा हुआ होगा कि कौन कौन सी मिसाइलें रखे हुए हैं अपने पास। डेफिनेटली देखिए, टेक्नोलॉजिकली इट इज़ पॉसिबल। अगर आप एक खुर्रमशहर 4 टाइप का मिसाइल बनाते हैं जिसकी रेंज अगर 2500 किलोमीटर है और 700 केजी का वॉरहेड है, अगर आप 700 केजी के वॉरहेड को 70 केजी का कर दें तो उसकी रेंज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो टेक्नोलॉजिकली इट इज़ पॉसिबल कि उन्होंने एक मिसाइल जो है आर्टिफिशियली मिसाइल की रेंज इंक्रीज करी हो, तो उसका तो कोई शक नहीं है। परंतु डिएगो गार्सिया से एक्चुअली कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि कोई डैमेज हुआ है, तो डेफिनेटली तो मिसाइल्स कहाँ गई हैं ये पता नहीं है। परंतु यस, ये ज़रूर बात है कि देखिए, ये एक तरह से एक माइंड गेम है ईरान का, जो ईरान माइंड गेम खेल रहा है। हम जानते हैं कि ईरान का बहुत डैमेज हो चुका है और ईरान इस समय एक सक्षम युद्ध लड़ने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है, परंतु ईरान फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। और इस बात की पूरी एक तरह से आप ये मान के चलिए कि अच्छी बात, मतलब मेरे को एज अ मिलिट्री मैन मैं बहुत इस बात को एडमायर करता हूँ कि ईरान जिस तरह से लड़ रहा है। परंतु जहाँ तक मिसाइल टेक्नोलॉजी और जहाँ तक मिसाइल रेंजेस का सवाल है, अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि एक्चुअली दे हैव क्रॉस द 4000 किलोमीटर बैरियर। वो जो है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो साइज ऑफ मिसाइल है वो बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा, विच इज राइट नाउ इट डजंट सीम पॉसिबल। परंतु जैसे अच्छा, तो आपको ये सर आज से पहले लग रहा था कि डिएगो गार्सिया तक की भी इनकी मिसाइल की किसी की जद हो सकती है, लग रहा था कि आपको? मैंने बोला था कि टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजिकली अगर आप वॉरहेड वेट रिड्यूस कर देंगे तो आपकी रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह का मिसाइल यूज कर रहे हैं, उसमें क्या प्रोपेलेंट है। काले सर एक तकनीकी बात बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वॉरहेड मतलब उसके अपने साथ जो वजन ले जाता है वो एक्सप्लोजिव का, अगर आप उसको थोड़ा कम कर देंगे तो ये मिसाइल ज्यादा दूर तक उड़ने वाली रह जाएगी, बन जाएगी। क्या ये इस तरीके से कोई तकनीकी इंटरवेंशन के जरिए दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि हम अपनी मिसाइलों की रेंज हमारे पास बहुत दूर तक है, या असल में इससे ये संदेश भी है कि तुम्हारे लिए अभी एक और सरप्राइज बाकी है? असल में यहां आके सारे सरप्राइज खत्म होते हैं या यहीं से सरप्राइजेस शुरू होते हैं अमेरिका के लिए? और ये भी एक सवाल है जिसको लेकर अचल मल्होत्रा साहब आपके पास आने वाला हूं, लेकिन एक खबर बताने के बाद, ईरान की नई रेंज से टेंशन में है ट्रंप। मिडिल ईस्ट में एक और पेट्रियट की तैनाती की गई है, जर्मनी से हटाया गया है और मिडिल ईस्ट में उसको लगाया गया है। तो थार्ड हो गया, पेट्रियट हो गया, दुनिया भर में जहां जहां लगाए गए थे बटोर के ला रहे हैं और इस इलाके में लगा रहे हैं, ये हालत हो गई है। और ऐसे में आपसे जानना चाहता हूं अचल मल्होत्रा सर, ये कहना कि हमारे ज्यादातर एम्स तो हमने अचीव कर लिए हैं, मतलब अब जल्दी बस्ता समेटे जाने की तैयारी है क्या? अचल मल्होत्रा सर। दिनेश नमस्कार। ये तो देखिए एग्जिट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप ये मैसेज दे के निकलते हैं कि जीत हमारी हुई, हमें जो ऑब्जेक्टिव्स, जिस ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने अटैक किया था ईरान के ऊपर, वो हमारे पूरे हो गए। लेकिन पिछले 20-22 दिन से हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं, यही तो एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के गोल्स क्या थे, जो हर समय पे गोल पोस्ट उनके बदलते रहे हैं, और उनकी रियल अचीवमेंट क्या है। एक टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देना, एक अगर उनके रिजीम चेंज का ऑब्जेक्टिव था, तो ये उसका अंश मात्र भी जो है अचीव नहीं हुआ है। लेयर आफ्टर लेयर उनके पास ऑलरेडी जो है कमांड उन्होंने पहले से तय करके रखी हुई है, सालों साल से इसकी वो तैयारी करते रहे, सक्सेशन प्लान उनका रेडी है। दूसरा, इंडिविजुअल्स को मार देने के बाद वो वहाँ की जो विचारधारा है उसको अभी छू भी नहीं पाए। भले ही ये ठीक बात है कि ईरान के कुछ लोग जो हैं अपने हुक्मरान से खुश नहीं थे, सड़कों पे आके विद्रोह भी कर रहे थे, और शायद यही अमेरिका को गलतफहमी होगी कि हमने एक स्ट्राइक कर दी तो ये सब लोग ज़मीन पे बाहर निकल आएंगे और तख्ता पलट देंगे। हुआ उसका उल्टा है। हुआ ये है कि जब उन्होंने आयतुल्लाह खमेनी को टारगेट किया, सुप्रीम लीडर को मारा, तो देशभक्ति की भावना जागी वहाँ पे। अंग्रेज़ी में जिसे हम कहते हैं रेलिंग अराउंड या रेलिंग अंडर द फ्लैग, वो अपने सब झंडे के नीचे आ गए, और ये उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव था तो फेल हो गया। बाकी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, एनरिच यूरेनियम, मिसाइल सिस्टम, ठीक है,
कहाँ है, वहीं का वहीं है। Right. और अभी आपने जो दिगो गार्सिया की बात बताई वो तो और भी सरप्राइजिंग है। इट्स अ वेरी बिग मैसेज इन फैक्ट। Right. ये टेक्निकलिटीज़ को अब छोड़ दें कि पे लोड ज़्यादा है या पे लोड कम है। अगर आप एक बार पहुंच जाते हैं वहाँ, थोड़ा बहुत भी नुकसान करते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हुए? तो फिर ये कहने क्यों लगे और सर? क्या ट्रम्प ये की बात छोड़िए, आपके पास आ रहा हूं ट्रम्प सर, कुछ आपने कह दो रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें कही हैं आपने, और ये बात मुस्तफा खामनेई भी कह रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने भी कहा कि हमको इस बात का अंदेशा था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, अमेरिका जिस तरीके से आह्वान कर रहा है कि आइए सड़कों पर आ जाइए, आजादी आपका इंतजार कर रही है, फिलहाल अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, लेकिन बहुत जल्द हम आपको आपकी बदली हुई सरकार देने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो ये कहना था खुद मुस्तफा खामनेई को हमका अंदेशा था ये कि ऐसा हो तो नहीं जाएगा, लेकिन हमको इस बात का बड़ा सुखद आश्चर्य है कि पूरा का पूरा ईरान हमारे साथ है और वो जो जालिम है उनका मुकाबला करने में पूरा देश हमारा साथ दे रहा है। ये बात मुस्तफा खामनेई ने कहा। अब जरा देखिए, ईरान को ये हिम्मत कह लीजिए या साहस कह लीजिए, अमेरिका की निगाहों से देखें तो दुस्साहस कह लीजिए कि डिएगो गार्सिया को मारा जा रहा है। अब जरा ये बहुत संक्षेप में आपको कुछ दिखा रहा हूं। डिएगो गार्सिया मतलब ये भी अमेरिका की प्रतिष्ठा को ललकारना कि तुमने जहां पर बेस बनाया हुआ है, असल में चागोस आर्किपेलागो है, ये द्वीप समूह है, और वहीं पर है ये आइलैंड जिसे आप जानते हैं डिएगो गार्सिया के नाम से। ये एक समझ लीजिए कि एक तरीके से वॉरशिप ही समझ लीजिए, ये फ्लोटिंग वॉरशिप समझ लीजिए। वहां पर ये हमेशा एक आपको वहां पर रहते हुए फारस की खाड़ी में क्या चल रहा है, पर्शियन गल्फ में क्या चल रहा है, उस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अमेरिका और यूके को वहां से एडवांटेज मिलता है। एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि वो दोनों मिसाइलें हवा में डिस्ट्रॉय कर दी जो ईरान की तरफ से फेंकी गई थी डिएगो गार्सिया को निशाना बनाकर, लेकिन ये मैसेज तो दे ही दिया गया कि हम वहां तक भी मार कर सकते हैं, तुम कहां हो चक्कर में। अब ये वाली बात जो है, ये एक मैसेजिंग कि तुमने जहां समझा हुआ है कि हम खत्म हो जाएंगे, हम वहां से आगे शुरू करने का भी दम तब रखते हैं जब युद्ध के 22 दिन बीत गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या जनरल कुलकर्णी इस बात को खारिज किया जा सकता है, जैसा कमोडोर काले सर कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा हल्का करके वॉरहेड को इसकी रेंज बढ़ा दी होगी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होगी या किसी उनके मित्र देश की तरफ से नहीं दी जा सकती, क्या इस बात को खारिज किया जा सकता है? क्योंकि उसका बहुत बड़ा साइज होता है, ऊंट की चोरी छिपे छिपे नहीं होती। दिनेश, जिस प्रकार से इन्होंने जो प्रयोग किया है, जैसे भी किया, मकसद एक कि उन्होंने, आपने बिल्कुल ठीक शब्द का इस्तेमाल किया, उनकी प्रतिष्ठा को ललकारा। यानी कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनका कंप्लीट नेवल फ्लोटिला जो नज़दीक था ईरान के, अब वो पीछे ले जाएंगे, क्योंकि इनकी जो रेंज है, जो 2000 किलोमीटर से दूर रखने की कोशिश करते थे, अब उससे भी उन्हें पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि ईरान के ऊपर जो प्रेशर है उसके ऊपर कम होगा ईरान के ऊपर, क्योंकि जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन में है वो भी पीछे जाएगा, क्योंकि वो तो 2000 किलोमीटर तक की मूव करते थे, और वो मेडिटेरेनियन के ऊपर जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो इसराइल को भी बचा रहा था और ईरान के ऊपर भी टॉमहॉक मिसाइल से काबिलियत थी उसकी। लेकिन उसको लेकर के अब पूरा रीअसेसमेंट, आपका ये कहना ठीक कि डिएगो गार्सिया में कुछ हुआ नहीं, एक मिसाइल हवा में फट गई, दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर दिया गया, लेकिन काबिलियत आप समझ सकते हैं, आपकी नींद खराब हो गई। आपको ये नहीं मालूम कि 4000 में यूरोप भी उसके इसमें आ गया, तो यूरोप भी बार बार जिस प्रकार से कह रहा है कि हम अमेरिका की मदद नहीं करेंगे। नहीं, सवाल ये पूछ लिया गया सर, ये सिर्फ यहां पर नहीं है। आपने F-35 को अगर निशाना बना दिया है, अगर आपने अब्राहम लिंकन को दूर हटने पर मजबूर कर दिया है, अगर जेरार आर फोल्ड को वहां से वापस हटाकर ले जाना पड़ रहा है, अगर आपके लड़ाकू विमान या मिड एयर रिफ्यूलिंग करने वाले जो आपके विमान हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, वो खतरे में है, और आपके थार्ड और पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो आपके खतरे में और वल्नरेबल दिखाई दे रहे हैं या उतनी इफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अमेरिका ने जो एक पूरी दुनिया में अपनी इमेज बनाई थी, इम्प्रेग्नेबल अमेरिका, क्या उसके लिए एक बड़ा संदेश यहां पर है? अमेरिका क्या आने वाले दिनों में जितनी उसने हवा बनाई हुई थी उससे कमतर उसको देखा जाएगा, या वो हवा कायम रहेगी? डिएगो गार्सिया के संदर्भ में यह जानकारी आपको मैं जरूर दे देना चाहता हूं। डिएगो गार्सिया जो है हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन का बेस है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से मध्य पूर्व में पर्शियन गल्फ तक पहुंचना, फारस की खाड़ी तक पहुंचना आसान है। हालांकि इतना ही आसान होता तो होर्मुज स्ट्रेट को बंद कराने को लेकर इतने हाथ पैर न फूल रहे होते खुलवाने को लेकर अमेरिका के। होर्मुज स्ट्रेट, लाल सागर, मलक्का स्ट्रेट से यहां से जाहिर है आपके लिए ऑपरेशंस आसान हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी एक तरीके से स्ट्रैटेजिक प्रॉक्सिमिटी इन जगहों से बना लेते हैं। अब यहां पर देखिए, इंडो पैसिफिक में चीन पर लगाम लगाने के लिए भी माना जाता रहा है कि डिएगो गार्सिया बहुत अहम है। अमेरिका के खतरनाक बॉम्बर्स B-2 हो, B-52 हो और B-1B बॉम्बर्स यहां पर तैनात रहते हैं, और ये एक तरीके से
अमेरिका की ताकत की, उसकी फॉर्मिडेबिलिटी का अनाउंसमेंट होता है कि यहां सावधान, बाइज्जत, बामुलाहिजा, होशियार अमेरिका यहां और उसके खतरनाक हथियार और बॉम्बर्स तैनात हैं। लेकिन क्या उनकी हवा निकल गई है? एयरक्राफ्ट कैरियर सबमरीन के लिए डीप वाटर पोर्ट है, इसलिए भी ये अहम है। फ्यूल डिपो है यहां, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कमांड यहां पर मौजूद है। क्या इस तरीके की जगहों को, ये खतरनाक वॉरशिप्स, ये खतरनाक अमेरिकी बेसिस, ये खतरनाक वॉर मशीनरीज, जब इनको वल्नरेबल पाया जा रहा है, तो क्या अमेरिका की उस इमेज को धक्का पहुंच रहा है जो उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़े जतन से बनाई है? यह भी एक बड़ा सवाल है। पूर्णिमा नाथ जी, इसको अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है? दिनेश जी, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो मागा बेस है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो उनका जो स्टेटमेंट है उसमें न्यूज़ बन रही है, उनमें हेडलाइन बन रही है, एंड दे आर लिटरली कंट्रोलिंग द एंटायर मीडिया नैरेटिव। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ब्रैंडन कार जो है हमारी एफसीसी चेयरमैन है, उनका नोटिफिकेशन आया है कि न्यूज़ चैनल्स आर गोइंग टू लूज देयर ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ऑल्सो, अगर ईरान वॉर उन्होंने सही तरह पोर्ट्रे नहीं किया। पोर्ट्रे कैसे करना है उनके हिसाब से? पोर्ट्रे ऐसे करना है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज विनिंग। Unfortunately, that's exactly how American people are being brainwashed through different channels, social media and etc. तो यही होने वाला है यहाँ पे। अब अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रॉम अ डेमोक्रेट स्टैंड दे आर गोइंग टू यूज इट, बट फ्रॉम अ रिपब्लिकन स्टैंड पॉइंट दे आर एक्चुअली टेकिंग ओवर ऑल द मीडिया कंसोलिडेशन हो रही है, एंड दैट इज द डेंजर वी आर फेसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने ये डिएगो गार्सिया की बात कर रहे हो, मेरा क्वेश्चन हमेशा से सेम है। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि ब्रिटिश और अमेरिकन बेस आपके बैकयार्ड में क्या कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स तो हमारा तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं ना, तो अभी इंडो पैसिफिक नहीं, वो जब वेनेजुएला को जस्टिफाई करना होता है तब वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात की जाती है। जब वेनेजुएला को जस्टिफाई करना हो तो वो वाली बात कर लो, उस डॉक्ट्रिन की बात कर लो। बाकी पूरी दुनिया अपनी जेब में समझो, सहूलियत के हिसाब से नियम बताते रहो, जैसा माथा वैसा टीका लगाते रहो। ये अमेरिका दिखाई दे रहा है फिलहाल। अब जरा ये देखिए, डिएगो गार्सिया में अगर ये किया जाता है तो इसके मायने क्या है, ये भी बहुत जल्दी से देख लीजिए। 1-2 मिसाइलें मारकर कई जगहों पर कई मैसेजिंग दे दी गई है। ये डिएगो गार्सिया की तरफ पहुंची मिसाइलें जरूर हैं, लेकिन मैसेजेस कई जगह कई तरह के गए हैं। क्या क्या गए हैं जरा आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1, पहले तो जरा ये देख लीजिए, और आशीष मैं आपको भी कहूंगा जरा यहां पर आ जाइए। इसका कुछ सिग्निफिकेंस मैं आपके जरिए भी दर्शकों को बताना चाहूंगा जिसका जिक्र मैं नहीं कर पाया हूं। डिएगो गार्सिया यहां दिखाई दे रहा है, और यहां से ये है वो जगह जहां पर युद्ध इस समय छिड़ा हुआ है, और ये चर्चा पूरी दुनिया में जिसकी हो रही है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शियन गल्फ और इस सब का जिक्र हो रहा है। ये कुछ एक चीजें मैं अपने दर्शकों के सामने जरा पहले से रख दूं और उसके बाद मैं आपके कमेंट के लिए आऊंगा। अमेरिका ईरान को कमतर आंकने की भूल ना करे, ये बात बहुत कैटेगोरिकली इन मिसाइलों के जरिए कोशिश की गई है, बताई जाए। ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज वाली, आपको इसका अंदेशा भी ना हो और इस तरह की मिसाइल निकल आए तो जाहिर है आप हिल जाते हैं। अमेरिका की जो स्ट्रैटेजिक एक तरीके से उनका जो जत्था है उसको हिलाने का काम किया है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की इतनी बड़ी तैयारी कैसे हो गई? इतने सैंक्शंस, इतने दिनों से अमेरिका ने उसका गला एक तरीके से पकड़ कर रखा सैंक्शंस के नाम पर, फिर ये कैसे कर लिया गया? हो सकता है इस तरह की मिसाइलें किसी दूसरी जगह से आई हो, तो इतनी बड़ी मिसाइल, इस तरह की मिसाइल वहां तक पहुंचा दी गई। ये भी कैसे हुआ? ऊंट की चोरी अगर छुप के नहीं होती तो यहां कैसे हो गई? अमेरिका के लिए यह भी एक बड़ा हैरानी का सबब है। और हो सकता है कि ईरान के पास अगर ये है तो इसको कौन कसम खा के कह सकता है कि मैं अहद लेता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि जाओ 10,000 किलोमीटर वाली नहीं होगी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं हो। कहा जा सकता है, नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन गारंटी कौन दे सकता है? नहीं दे सकता। अब आधा यूरोप और हिंद महासागर ईरान की रेंज में यह भी कह दिया गया है कि अमेरिका तो ठीक है, लेकिन कौन कौन जद में आ रहा है ये मैसेजेस तो दे दिए गए हैं। आपके हिसाब से और क्या इसमें छिपा हुआ है? जस्ट 2 पॉइंट्स दिनेश जी, दर्शकों को इस मैप के जरिए 7वां और 8वां नंबर बताना चाहूंगा। देखिए, ईरान ने किया यह है, ये मिसाइल विद मेगा मैसेजिंग, MMM वाला चीज कर दिया उसने। 4000, दुनिया को कितना पता था? लगभग 2-2.5 हजार के आसपास का रेंज है उसका, 1,500 बढ़ा के उसने सरप्राइज दे दिया। 1.5 इससे और बढ़ जाएगा तो आईसीबीएम कैटेगरी में हो जाएगा। 5,500 किलोमीटर के ऊपर की रेंज की मिसाइलें आईसीबीएम कैटेगरी में आती है, लगभग 3400 नॉटिकल माइल की। एक तो ये मैसेजिंग उसने सरप्राइज के तौर पे दे दी कि मिसाइल विद मेगा मैसेजिंग टू द एंटायर वर्ल्ड। दूसरा चीज उसने किया है कि आईसीबीएम का सरप्राइज सब लोग सोचते रहेंगे। दूसरा चीज किया है, जो शुरुआत के लगभग पहले हफ्ते में ये वॉर का थिएटर था,
उन्होंने अगल बगल की दूसरी कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लिया, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं। अब उन्होंने थिएटर को बहुत बड़ा कर दिया है। थिएटर वॉर के डोमेन में जितना बड़ा किया जाता है, यानी कि अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन होता है, कुछ किलोमीटर से अब वो पूरा मैरीटाइम डोमेन में लंबा और बड़ा थिएटर उन्होंने कर दिया है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये केवल यूएस को ही नहीं, 4000 की एक टेस्ट रेंज मार के उन्होंने पूरा का पूरे यूरोप और यूके और बाकी एरिया जहां जहां 4000 किलोमीटर के रेंज में होंगे, उन सबको ये बता दिया है कि आप लोगों को ये लग रहा था कि हम 50-100 मिसाइल नहीं बना पाएंगे, हम तो रेंज बढ़ा के बैठे हुए हैं, आप नंबर में कहां पड़े। मुझे कालिया का गाना याद आ रहा है, गिली गिली भी है उसमें, और ये भी है कि देख लो मेरे हाथ कितने लंबे हैं। याद आ गया होगा आपको जिस गाने का जिक्र मैं कर रहा हूं। लेकिन अब जरा यहां ये देखिए, ब्रिटेन ने दी यूनाइटेड स्टेट्स के सैन्य ठिकानों को इस्तेमाल की इजाजत। अब ब्रिटेन यहां पर डिएगो गार्सिया को लेकर ब्रिटेन ने शुरुआत में कह दिया था नथिंग डूइंग, यहां से नहीं करेंगे आप। अब ब्रिटेन कह रहे हैं नहीं कर लो। ब्रिटेन ने यूएस को सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दी। अब उनसे ट्रंप पूछेंगे जरूर कि भाई गुड मॉर्निंग, इतना देर से कैसे। यूके पीएम कीर स्टारमर ने अनुमति दी, होर्मुज में लड़ाई के लिए सैन्य ठिकाने की मंजूरी दे दी गई। इस खबर को कैसे देखा जाना चाहिए कार्तिकेय काले सर? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इनिशियली जो है केयर स्टारमर बेसिकली डोमेस्टिक प्रेशर में थे, इसलिए वो उन्होंने यूएस को परमिट नहीं किया। परंतु जैसे जैसे ऐसी लड़ाई जैसे जैसे बढ़ती गई और जैसे जैसे तलखी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके बढ़ती गई, याद रखिए यूके ट्रेडिशनली बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स हैज ऑलवेज बीन विद यूनाइटेड स्टेट्स, एंड यूके की मिलिट्री स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का बहुत बड़ा जो उसका अपनी ताकत का हिस्सा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। तो इसलिए इन द लॉन्ग रन, मतलब दूर की दृष्टि या ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जाना कि जहां हमारे बेसेस हैं और वो देश अगर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो वहां से हम बेसेस समेट लेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि यूरोप में राइट नाउ उसके कोई दोस्त नहीं है। अभी जो वो कर रहे हैं वो अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही कर रहे हैं, और यही देखते हुए केयर स्टारमर ने बैलेंसिंग एक्ट जिसे बोलते हैं, अपने देश के लिए वो सेल्फिशली बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। उन्होंने बैलेंस कर दिया, उन्होंने डिएगो गार्सिया पे परमिशन दे दी, और अब डिएगो गार्सिया पे जो मिसाइल अटैक हुआ है उससे एक्चुअली अब वो लाइमलाइट में आ गए, जो बात को छुपाना चाहते थे। बिकॉज ये बात बिल्कुल यूके में पब्लिक में ज्यादा बात करी नहीं गई है, बात उछली नहीं है। जो बात छुपाना चाहते थे, दैट B-1B बॉम्बर्स जो अभी यूज हो रहे हैं वो डिएगो गार्सिया से डायरेक्टली आ रहे हैं, वो जो है बात अब उछल चुकी है। अब बात सामने आ गई, कितने दिनों तक ये बात छिपाई जाएगी? लेकिन सवाल ये भी है कि अब जब लंच से भी लेट हो रहा है तो उस समय ब्रेकफास्ट अगर परोसा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसको किस तरीके से लेंगे? अगली खबर आपके सामने, ब्रिटेन के कदम से नाराज हुआ ईरान। सैन्य ठिकाने देना खतरे में डालने जैसा। यूनाइटेड किंगडम ने अपने नागरिकों की जान खतरे में डाली, ये बात कही गई है ब्रिटेन की। अब ये ब्रिटेन के लिए नया बखेड़ा। यूके पीएम नागरिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं, ईरान ने कहा है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की धमकी कि अब तो अपने नागरिकों को असुरक्षित बना रहे हैं कीर स्टारमर। तो अगर अपने घर पे डोमेस्टिक प्रेशर के चलते उन्होंने पहले ये बात कही थी, तो अब ये समझ लें कि आने वाले दिनों में नागरिक ये कहेंगे उनसे कि पहले अगर ये फैसला लिया था आपने तो बाद में अचानक आपको क्या हो गया। ये बैलेंसिंग एक्ट के चक्कर में हमारी जान खतरे में क्यों डाल दी? अब जरा ये भी देखिए, ये खबर बहुत अहम। ये देखिए IRGC ने क्या धमकी दी है। दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है ईरान के दुश्मन, उन्होंने कहा। IRGC ने दुनिया भर में हमले की धमकी दी है। ईरान का दुश्मनों को कहीं भी निशाना बनाने का दावा। ईरान के टारगेट पर सैन्यकर्मी, पायलट और ऑफिसर्स रहेंगे। रिजॉर्ट और टूरिस्ट लोकेशन पर भी हमले की वार्निंग दे दी गई है। तो ये खतरा तो अब बहुत बड़ा हो गया। मतलब ये जो कहा जा रहा था कि एक क्षेत्रीय अस्थिरता बनेगी, ये तो लगता है कि ये दुनिया भर को अस्थिर करने के बारे में असल में आगे अंदेशे बड़े होते जा रहे हैं। अचल मल्होत्रा सर। हाँ, देखिए, पिछले 20-22 दिन में जो इस युद्ध का दायरा है वो हम धीरे धीरे बढ़ते हुए ही देख रहे हैं, कहीं भी कमी नहीं आई है। ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं। पहले ये सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में था, फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो गई, और अब अगर यूके ने जो परमिशन दे दी है इनको, अमेरिका को इस बेस को इस्तेमाल करने की, तो जाहिर है कि जो ईरान की हिट लिस्ट है उसमें एक और न सिर्फ एक और कंट्री शामिल हो गई है बल्कि एक और रीजन शामिल हो गया है। ये जो चागोस आइलैंड की बात कर रहे हैं, डिएगो गार्सिया की बात करते हैं, इसको लेके एक्चुअली ट्रंप यूके से काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे हैं। वो मॉरिशस को हैंडओवर करने के भी खिलाफ थे। हालांकि डिएगो गार्सिया जो चागोस का एक हिस्सा है वो 99 ईयर्स की लीज पे ले रखा है इन्होंने, यूके और यूएसए ने, और यूके ने ही इसे शुरू से इस्तेमाल करने देना।
अब ये मत भूलिए कि यूके में एक बहुत बड़ी मुस्लिम लॉबी है और वहाँ की एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। आप लंदन का मेयर जो है सालों साल से एक मुस्लिम वहाँ है। अब वो कितनी सॉलिडारिटी ये वहाँ डिवाइड है या नहीं शिया सुन्नी की, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, बट एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके चलते हुए यूके के ऊपर प्रेशर है। और इस समय जब पूरा नेटो एक लाइन ले चुका था कि उन्हें इस बीच में नहीं फंसना है, तो मैं थोड़ा सा स्टारमर के इस स्टांस से थोड़ा सा हैरान हूँ। बट हो सकता है उन्होंने सोचा कि भाई ये जॉइंट बेस है और कोई ऐसा बेसिस है, उनके पास ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि इसे आप इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली यूके बेस नहीं है, सिर्फ यूके। राइट, ये केवल यूके का यहाँ पर ठप्पा लगा हुआ ऐसा नहीं है, यूके और अमेरिका यहाँ दोनों हैं। और साथ में ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि खुद यूके के भीतर ऐसी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो किस तरफ जाती है, क्या सोच रखती है, क्या देश के साथ उसकी सोच जाती है, यूके के साथ जाती है, या इस एक मामले में वो ईरान की तरह सोचने लगेंगे, ये भी नहीं मालूम है। तो ये एक बड़ा खतरा है, इसकी तरफ अचल मल्होत्रा इशारा कर रहे हैं। लेकिन आप आशीष मेरे साथ आए, जरा कुछ बताने वाला हूं अपने दर्शकों को, लेकिन ये चलते चलते आपको ऊपर जाते हुए, क्योंकि वहां से आपको ये दिखा पाऊंगा, ये खबर भी बता देता हूं। युद्ध शुरू होने के बाद इस्माइल कानी की पहली वार्निंग देखिए जरा। अमेरिका से जंग में बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। इस्माइल कानी ने यह बात कही है कि अमेरिका से जंग में बड़े सरप्राइजेस अभी इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये जो डिएगो गार्सिया वाला सरप्राइज है, ये अकेला सरप्राइज नहीं है, देयर आर मेनी सरप्राइजेस, ये इशारा कर दिया गया है। और अमेरिका इजराइल पर अब तक कई प्रभावी हमले हुए हैं, ये बात भी कही गई। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पास मजबूत क्षमताएं हैं, इस्माइल कानी ने यह बात भी कही। इस्माइल कानी की मौत और गिरफ्तारी की खबरों के बीच में यह संदेश आया है, ये उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया था, जिसको अब जारी करने के बाद दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने की कोशिश की जा रही है। या वाकई वो जीवित हैं और उनको इस्माइल कानी, जो खबर कल आई थी कि इस्माइल कानी मारे गए, इस्माइल कानी मारे नहीं गए हैं, ये भी एक बात इससे जाहिर है सस्पेंस के तौर पर सामने आ गई। अब लेकिन जरा ये देखिए, दुनिया की जानकारी, ईरान की मिसाइलों के बारे में दुनिया की जानकारी क्या थी और आज क्या दिखाई दिया है। दुनिया अभी तक यह जानती थी कि ईरान की मिसाइल सिटी में 2000 किलोमीटर तक की रेंज की ही मिसाइलें हैं केवल, लेकिन डिएगो गार्सिया पर हमले के बाद ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। यहां हम ग्राफिकली आपके सामने रख रहे हैं कि ईरानी मिसाइलों की रेंज किस किस तरह की है, और अब आशीष आपको यह बताने में हमारी मदद करेंगे। हम यहां पर ईरान दिखा रहे हैं और ये जो दायरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ईरान के बाहर बढ़ते हुए दायरे, ये उसकी मिसाइल की रेंज दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली और इसी तरह से थिएटर दिनेश जी, इस ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह से ईरान अब, जैसे कि फतह 110 जो मिसाइल है उसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है, उसके बाद जो शहाब 1 मिसाइल है उसकी रेंज बढ़कर लगभग 500 के आसपास पहुंच जाती है। उसके बाद अगर हम मिसाइल्स को देखेंगे तो जो शहाब 2 है उसकी रेंज 500 से ऊपर जाकर सीधा लगभग जुल्फकार की रेंज 700 के पास पहुंच जाती है, और कियाम 1 800 है, उसके बाद में शहाब 3 लगभग 2000, और अब तक जो दुनिया जानती थी सबसे बड़ी रेंज वाली मिसाइल खुर्रमशहर, जिसकी रेंज लगभग 2 किलोमीटर, और उसके बाद 2000 किलोमीटर, और खुर्रमशहर 4 की लगभग 2000। यानी कि अब तक ये नॉन मिसाइल्स की रेंज थी ईरान की तरफ से, लेकिन ये तो रातों रात सीधा डबल कर दी गई। सरप्राइज पूरे मिसाइल के साथ में मेगा मैसेज देके ये सरप्राइज पूरे वर्ल्ड को कर दिया गया। वॉर हेड को कुछ हल्का करके सीधे डबल किया जा सकता है। देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा था, आई एग्री विद हिम, बट बहुत ज्यादा आप 1,500 किलोमीटर का फासला वॉर हेड को कम करके नहीं कर सकते। यस, नो डाउट, वॉर हेड जैसे जैसे आप पेलोड अगर आप जैसे जैसे कम करते जाएंगे, कुछ किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर बढ़ सकता है, लेकिन 2000 का 4000 किलोमीटर नहीं होता है। यानी कि उन्होंने ये कार्ड अपने खोले नहीं थे, अब खोले हैं। और इससे बड़ी बात, 2.5 सबको पता थी, 1.5 बढ़ाया, जो मैंने कहा था, 1.5 और बढ़ा दिए तो आईसीबीएम कैटेगरी 5,500 किलोमीटर। ये 4000 वाली बात तो अब पुरानी हो गई, 5.5 की उनके पास है कि नहीं, ये प्रश्न उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा, पूरी दुनिया के सामने। और ये देखिए, सबसे बाहर की तरफ ये जो दायरा आपको दिखाई दे रहा है इस ग्राफिक्स में, सबसे बाहर की तरफ जो लाल दायरा आप देख रहे हैं, वो लाल दायरा ये बता रहा है क्या क्या जद में आ गया। 4000 किलोमीटर के साथ साथ क्या क्या जद में आ गया, आधा यूरोप जद में आ गया। इधर देखिए आप, हिंद महासागर, ये बल्कि अगर आप दायरा देखें तो भारत इसके दायरे में आता है। यहां पर एक और बात आप देख रहे हैं, अब ये अगर 2000 का दायरा, इसका 2 गुना आप मानिए। अच्छा, ये 2000 वाला दायरा है,
जी। तो अगर आप 4000 कर देते हैं तो और कहां तक जा रहा है अब जो सबसे बड़ा जो बाहर उसी की बात तो कर रहा हूं मैं। मिडिल ईस्ट जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक जो सबसे बड़ा दायरा दिखाई दे रहा है, अब वो सबसे बड़ा वाला, सबसे मोटी लकीर जो आपको सबसे बड़ा मोटा वाला जो वृत्ताकार दिखाई दे रहा है, आप ये मान के चलिए कि लगभग पूरा यूरोप उसकी जद में पूरा ही आगे। हाँ बिल्कुल, वो चाइना के ऊपर से जा रहा है वो दायरा। ये तो बड़ा खतरनाक है। इससे तो कई देश जो हैं वो, हालांकि उधर चाइना हो सकता है ये कह रहा हो कि देखा मैंने कैसे मदद कर दी और तुम इसको समझ भी नहीं पाए, लेकिन अब यहां पर ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है बहुत खतरनाक है। इसमें कौन कौन दिखाई दे रहा है आप देखिए। इसकी रेंज में यूरोप दिखाई दे रहा है, भारत हिंद महासागर तो दिखाई दे ही रहे हैं, चीन का आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है, रशिया में मॉस्को वाला पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सब जद में दिखाई दे रहे हैं। और फिर अभी 1500 और जोड़ने की बात अभी कर रहे हैं आशीष, और अगर वो हो जाता है तो ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्या ये खबर अमेरिका को, इजराइल को हिला देने वाली होगी या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? स्ट्रैटेजी जो बनी हुई होगी उसी को आइंदा अंजाम दिया जाएगा। जनरल कुलकर्णी। दिनेश, मैं कहूँगा डेविल्स एडवोकेट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कायर नाटो अमेरिका के साथ, सारा विश्व और अमेरिका अब चाहेगा कि युद्ध जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, कहीं ऐसे ना हो ईरान के कोई और मदद करे, उसके पास और कैपेबिलिटीज दिखे और युद्ध को खींचने की कोशिश करे। तो मकसद ये है जो कल तक जिसको बार बार उकसा रहे थे ट्रंप कि नेटो जो है कायर है, शायद नेटो को अब लगने लगेगा कि बहुत ज़रूरी है कि वो मिल के USA के साथ कुछ ना कुछ जल्दी करने की कोशिश करे। लेकिन अभी तक तो ये दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अगली खबर दिखाता हूं मैं। जंग के बीच अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं नेटो देश, ये खबर फ्लैश कीजिए। हमलों के बीच इराक से लौटी पोलैंड की फोर्स। ईरान के हमलों के चलते पोलैंड की इराक से वापसी। ट्रंप नेटो पर साथ नहीं देने का आरोप चस्पा कर चुके हैं। उन्होंने कावर्ड तक कह दिया है, कायर कह दिया है, और यह भी कह दिया है कि हम ये सब याद रखेंगे। तो नेटो को लेकर ट्रंप की पहले से ही जो एक गैर दिलचस्पी जिसको आप कह लें, ये कह लें कि अब धीरे धीरे उनका मोह भंग हो रहा था, क्या वो पूरी तरह भंग होने की तरफ चला गया है? और अगर ऐसा है और अमेरिका ही इससे मोह हटा लेता है तो क्या नेटो भी भंग होने की तरफ जा रहा है? ये भी एक सवाल है। रशिया कुल मिलाकर इस पर बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा, क्या कहते हैं आप कार्तिकेय काले सर? बिल्कुल, रशिया डेफिनेटली प्रसन्न हो रहा होगा, बिकॉज नेटो जो सेंट्रल थॉर्न था रशिया की और सेंट्रल पॉइंट था यूक्रेन और रशिया की जो इनिशियल अनबन हुई थी, उस पर सबसे बड़ा पॉइंट वही था। तो वंस नेटो अगर डिसबैंड हो गया है तो देन डेफिनेटली रशिया जो है बहुत ही खुश होगा। इस समय एक्चुअली चाहे आप ईरान इजराइल युद्ध देखें, US युद्ध देखें, या आप यूक्रेन रशिया युद्ध देखें, इस समय रशिया एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ गया है। तेल का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर होने के, प्रोड्यूसर होने के कारण ऑब्वियसली इस समय उसकी जो अहमियत है वो बढ़ती चली जा रही है और उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी इंप्रूव होती चली जा रही है, बिकॉज नाउ ही सेलिंग एट मार्केट रेट पे वो बेच रहा है। और बस मैं एक पॉइंट पिछले प्रश्न से लेना चाहूँगा कि टैक्टिकली देखिए, अभी इस समय जो अमेरिकन त्रिपोली, USS त्रिपोली है, वो रेंज वो मरीन्स के साथ जो है ऑलमोस्ट कल या परसों तक पहुंच जाएगा। और एक्चुअली ये जो मिसाइल फायरिंग हुई है डिएगो गार्सिया पे, ये शायद डिएगो गार्सिया को अटैक करने के लिए नहीं, परंतु मेरे हिसाब से ये मैसेज के लिए है कि 4000 किलोमीटर से क्लोजर जो भी आएगा वो रेंज में रहेगा। और ये याद रखिए कि USS त्रिपोली जो और जो बाकी 2 शिप्स उसके साथ जो मरीन्स के साथ आ रही हैं, ये दोनों उतनी वेल डिफेंडेड नहीं है जितना एक कैरियर होता है, बिकॉज ये अपने साथ एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर्स लेके नहीं चलती हैं, ये अपने एयर डिफेंस पे निर्भर करती हैं, जो एक बहुत ही बेसिक RIM 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल एयर डिफेंस है, जो एक्चुअली आराम से बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा पेनिट्रेट हो सकता है। तो ये मैसेज जो है मेरे हिसाब से ईरान का ये टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग मैसेजिंग जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि जो खर्ग आइलैंड के ऊपर टैक्टिकल ऑपरेशन का जो अभी प्लान चल रहा है वो एक्चुअली अब दोबारा सोचना पड़ेगा। ये इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या अपनी स्ट्रैटेजीज को दोबारा, मतलब उनको रीवर्क करना पड़ेगा क्या अपनी स्ट्रैटेजी को? और कहा जा रहा है यहाँ एक्सपर्ट्स की तरफ से कि बिल्कुल करना पड़ेगा, अमेरिका को दोबारा सोचना पड़ेगा ये रेंज देखते हुए। अगली खबर देखिए, खुर्रम शहर मिसाइलों से हमले तेज करेगा ईरान। जंग में अब दिखेगी ईरान की असली ताकत। अभी तक पुरानी मिसाइलों से हो रहे थे हमले। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह बड़ा दावा, इजराइल और अमेरिकी बेस होंगे टारगेट। पेजेश्कियान ने कहा, मसूद पेजेश्कियान का यह कहना कि अब हम निकालेंगे अपने असली हथियार। तो क्या ICBM भी इसमें शामिल होगी? ये एक बड़ा डर, बड़ा अंदेशा अमेरिका को। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। खुर्रम शहर, ये खुर्रम शहर या जिसे खैबर नाम से जानते हैं आप, खुर्रम शहर 4, इसके बारे में भी बहुत जल्दी से आपको बता दूं। नाम ही बड़ा थर्राने वाला है, खुर्रम टाइप का नाम, और उसी तरीके का इसका काम भी है। रेंज 2000 किलोमीटर है।
मिसाइल का ये जो टाइप है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। आप जानते हैं बैलिस्टिक क्रूज दो तरह की मिसाइलें, फ्यूल ये लिक्विड फ्यूल से चलने वाली है। वॉरहेड कैपेबिलिटी है 1500 किलो तक 1500 किलोग्राम तक ये पेलोड अपने साथ ले जा सकती है। लंबाई 13 मीटर है इसकी, और इसका जो वॉरहेड है मनूवरेबल है, और ये बहुत खतरनाक मिसाइलों में इसका शुमार होता है। ये अब ये आने वाले दिनों में, ऐसा नहीं है कि अभी तक खुर्रमशहर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तो क्या अब ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगी? क्या इतनी सारी खुर्रमशहर ईरान ने बनाकर रखी हुई है आशीष? बिल्कुल, ईरान अगर किसी एक फोर्स के लिए जाना जाता है तो वो अपनी मिसाइल और रॉकेट फोर्स के लिए, उसकी एयरफोर्स बहुत पावरफुल नहीं है, उसकी आर्मी IRGC और बाकी रेगुलर आर्मी बहुत पावरफुल नहीं है, उनकी नेवी भी बहुत पावरफुल नहीं है। तो केवल एक ही दिशा में उन्होंने हमेशा काम किया है और वो है मिसाइल्स। और जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने पिछले 24 घंटे में 4000 4K वाला जो अंगारा उन्होंने किया है, ये तभी होता है जब बहुत पहले आप 1,500-2,500 पे आपने पूरी तरह से कमांड कर लिया होगा, तभी जाकर आप इतनी लंबी अचानक से 1500 किलोमीटर वाली 2000 किलोमीटर वाली जो गैप होती है, छलांग जिसे कहते हैं, वो आप मार पाता है। इसलिए अगर हम अग्नि 1 को पूरी तरह से जब तक ठीक से नहीं बना पाते, उसकी पूरी डिटेलिंग नहीं समझ जाते, तब तक आप अग्नि 2 और अग्नि 5 तक आप नहीं पहुंच पाते। और ये सारी रेंजेस 500, 1000 जो हमने थोड़ी समय पहले दर्शकों को बताई, 300, 500, 1000, 1500, 2000 तक, ये पूरी तरह से इसमें माहिर हो चुके हैं। उन्होंने समझ लिया है कि इस फोर्स को, ये इकलौती उनके पास ताकत है, अगर आप मिलिट्री डोमेन में देखें तो इसे कैसे एक्सेल किया जाए, कैसे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा रेंज बढ़ाई जाए। अगली खबर देखिए, तुर्की के ओर्डू में UMV मिलने से हड़कंप मच गया है। समुद्र तट पर हथियारों से लदा हुआ UMV मिला है। तुर्की के समुद्र तट पर बहकर आया UMV, ये यहां पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अब ये चला आया है या भेजा गया है, क्या लग रहा है कार्तिकेय काले सर? नॉर्मली ऐसे भेजा तो नहीं जाया होगा, ये ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई एरर हुआ है, तभी वो UMV जो है वहाँ पहुँचा है। ऑब्वियसली मतलब ये जो है एक तरह का स्टेल्थ वेपन है, एक तरह से आप कह सकते हैं इसको कि ये आस्तीन में जो अपना इक्का लेके लोग घूमते हैं, तो उस प्रकार का इक्का है। तो इस प्रकार से उसका मिलना वहाँ पर डेफिनेटली या तो कोई प्लान्ड अटैक था, या हो सकता है वो किसी मिशन में यूज़ किया गया हो। अब एग्जैक्टली कैसे पहुंचा है ये तो बहुत मुश्किल है इस समय मेरा कहना, ठीक है, कैसे पहुंचा है, परंतु ये डेलिबरेट। आशीष इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं फौरन? हाँ, दिनेश जी, मैं चाहता था कि दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर दिखाई दे, क्योंकि सब लोग UAV देख रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा, उसके बाद इजराइल और हमास में भी देखा, और अब ईरान और वर्सेस US में भी देख रहे हैं। लेकिन ये आप ये मान के चलिए कि UMV इज लाइक समंदर वाला UAV, अनमैन्ड मैरीटाइम व्हीकल, या फिर आप वेसल बोल लीजिए। और इसका इस तरह की चीजें अभी जस्ट कुछ घंटे पहले ये मिला है तुर्की के तटीय इलाके में। इस तरह की चीजों का अगर इस्तेमाल ईरान करेगा अंडर वाटर, तो आप मान के चलिए फिर कौन सा कैरियर बैटल ग्रुप और कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर और फिर कौन सा USS त्रिपोली, ये मैसेजिंग भी हो सकता है। ये मैसेजिंग भी हो सकता है कि आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन सावधान रहो। हमारे पास क्या क्या है उसकी एक झलक भी देख लो। अगली खबर यह है कि सेंट्रल इजराइल में ईरान के हमले का वीडियो सामने आया है। ईरानी क्लस्टर मिसाइल से हमला हुआ है यहाँ। हमले के बाद कई जगह सुने गए धमाके। अब ये जो क्लस्टर म्यूनिशन है ये भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। कई जगहों पर एयर डिफेंस को एकदम ये ऐसा बना देता है कि लगता है एयर डिफेंस अपना काम करना जानता भी है कि नहीं। अब ये जरा देखिए, क्लस्टर म्यूनिशन जो है ये मुख्य बॉम्ब में 600 से ज्यादा बॉम्ब जोड़ दिए जाते हैं। तो अपने जो मुख्य बॉम्ब है वो जाकर जब फटता है तो उसके साथ साथ छोटे छोटे कई बॉम्ब निकलते हैं, और पूरे उस जगह को, जो कि फुटबॉल के मैदान के कई गुना बड़ा एक हिस्सा होता है, उसको छोटे छोटे बॉम्ब से सैचुरेट कर देता है। एक साथ कई ठिकाने इससे तबाह किए जा सकते हैं। एक बॉम्ब से सैकड़ों बॉम्ब गिरते हैं। यहां पर हम आपको दिखा भी रहे हैं वो कैसे होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, कई फुटबॉल फील्ड्स इसमें समा जाएं, इतने बड़े हिस्से को यह प्रभावित करता है। विमानों से इसको गिराया जाता है या फिर मिसाइलों के जरिए इसको मारा जाता है और उस जगह को प्रभावित करता है। जनरल कुलकर्णी, ये खासतौर से इजराइल के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हुआ इस वॉर में। बिल्कुल, क्या होता है एयर डिफेंस में 5 से 7 किलोमीटर अगर ज़मीन की सतह से ऊपर अपने क्लस्टर्स छोड़ दे तो ये पूरे इलाके में फैलते हैं।
कुछ तो वैसे ही ब्लास्ट कर देते हैं, कुछ लैंड माइन्स बन जाते हैं जो बहुत देर तक रहते हैं। इतना ही नहीं, जब आप इंटरसेप्ट करते हैं ऐसे मिसाइल्स को, उसके बीच में से जो बम गिरते हैं जिसको डेब्रीज कहते हैं, उसके साथ ये भी आकर के गिरते हैं, तो नुकसान पे नुकसान पे नुकसान। तो ये जो कार्रवाई अब ईरान सोच रहा है, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, अब ये जो कार्रवाई ईरान ने ठान ली है, तो मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक, और ये युद्ध जो है बहुत रीजनल से बढ़ करके धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जाएगा और पूरा विश्व इसमें खींचने का अंदेशा है। पूरे विश्व के खींचने का अंदेशा, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जनरल कुलकर्णी। इस तरह की बातों को कहने से जनरली रिस्ट्रेन करते हैं, परहेज करते हैं, लेकिन अगर आज रोकते रोकते भी उनके मुंह से यह निकला है कि अब क्षेत्रीय नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला ये इवेंट बन रहा है, तो समझ लीजिए कि उसके खतरे आने वाले दिनों में क्या दिखाई दे रहे हैं उनको। और बहरीन में ईरान के हमलों से कोहराम है। देखिए जरा ये खबर, बहरीन के मनामा में अमेरिकी बेस में विस्फोट, ड्रोन हमले से दहला अमेरिकी सैन्य बेस, विस्फोट में कमांड सेंटर की इमारत तबाह। विस्फोट में कमांड सेंटर की इमारत का क्या हाल हुआ जरा देखिए, ये देखिए ये। आशीष इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए आशीष। जस्ट 3-4 मिनट पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक स्टेटमेंट इशू किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी पे अटैक किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जिस दिन 24 घंटे हुए नहीं है, ईरान ने अपना 4K वाला अंगारा दुनिया को दिखाया। 4000 किलोमीटर की रेंज की ये मिसाइल फायर की, और आईडीएफ ने जस्ट अभी 4 मिनट पहले एक स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि उन्होंने IRGC की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कि तेहरान में थी उस पर अटैक किया है, और एक कंटिन्यूस अटैक हुआ है, यानी कि उन्होंने ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन, स्पेसिफिकली बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। देखना होगा अभी कुछ अगले मिनटों में ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से भी उसका क्या काउंटर स्टेटमेंट आता है, लेकिन ये आईडीएफ ने ऑफिशियली क्लेम किया है जस्ट 4-5 मिनट पहले। अब अगली खबर देखिए जरा, ईरान के सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक हमले हो रहे हैं। ये बात भी सच है, जैसा अभी आशीष बता रहे थे आपको। IRGC के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। हमलों में IRGC के फाइटर जेट्स भी तबाह हुए हैं। ईरानी सेना के आर्मर्ड व्हीकल्स भी खाक हुए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया है ये वीडियो। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि वो बहुत पहले से कह रहे हैं कि हमने नौसेना को और वायुसेना को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। उसके बाद सेंट्रल कमांड ये जारी कर देता है आज हमने एक और विमान मारा। उससे ये तय होता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक जो कह रहे थे वो सच नहीं था। अब जरा आगे देखिए, ये अमेरिका और इजराइल के संदर्भ में ये खबर भी आपको बताता हूं। अमेरिका इजराइल ने खत्म की ईरान की लीडरशिप। ईरान में बात करने वाला कोई बचा नहीं। ईरान से जंग के बीच में ट्रंप का यह बड़ा दावा है। हम बात करना चाहते हैं लेकिन ईरान में कोई है नहीं, ईरान में अब कोई नेता नहीं बनना चाहता, ट्रंप ने कह दिया। तो ट्रंप अपनी सुविधा से हालात का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। स्थिति यह है कि ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहां अपना दामन वो छुड़ाएं कैसे। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ आज शाम चर्चा में जुड़ने के लिए।